डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, कोड 463। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली है और आज हम इस कोर्स के यूनिट नंबर 4 फाइनेंस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने इस कोर्स के 3 यूनिट के मुतल्लिक़ बात की है। हमने सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में बात की थी कि बिज़नेस क्या है और उसकी फंडामेंटल्स करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। यूनिट नंबर 2 में हमने बात की कि लीगल फॉर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बिज़नेस वो क्या हैं, यानी कि एक बिज़नेस को कानूनी तरीके से किस तरह से शुरू किया जा सकता है। तीसरे यूनिट में हमने बात की मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस के मुतल्लिक़, यानी एक बिज़नेस को प्रैक्टिकली मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे फाइनेंस के मुतल्लिक़। फाइनेंस से मुराद ये है कि बिज़नेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी उनके लिए कुछ फंड्स या कुछ पैसा या सरमाया दरकार होगा, वो कहाँ से आएगा और उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो आज जो हम टॉपिक्स स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, यानी फाइनेंस या फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विटी कैपिटल पे, फिर हम बात करेंगे डेट कैपिटल पे और आखिर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, यानी फाइनेंस या फंड्स या सरमाया क्या होता है। उसके बाद हम इसके यूजेस पे बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बात करेंगे और फाइनेंसिंग लाइफ साइकिल भी देखेंगे एक बिजनेस का। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस, पैसा या सरमाए की आखिर क्यों ज़रूरत महसूस होती है एक बिज़नेस में। तो इसके लिए हम ये बात करेंगे द परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस डिपेंड लार्जली ऑन द टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज इट पोजेस। यानी एक बिज़नेस जो है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी तरक्की का राज ये है कि उसके पास कितने अच्छे फिजिकल और मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस है, एक कारोबार है जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन बना के बेचे जाते हैं, तो उस कारोबार की सक्सेस का इन्हिसार होता है कि उस कारोबार के पास कितनी अच्छी मशीनें हैं, उनके पास कितना अच्छी बिल्डिंग है, उनके पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करेंगे। फिर द फिज़िकल रिसोर्सेज आर बॉट थ्रू द मॉनेटरी रिसोर्सेज। ये जो फिज़िकल रिसोर्सेज जिनकी हमने बात की, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब को ख़रीदने के लिए और बिज़नेस में काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें कैश की ज़रूरत होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन ए बिज़नेस रिक्वायर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट एवरी स्टेज। इसी तरह मुख्तलिफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने रॉ मटेरियल बाई करना है उसके लिए पैसे चाहिए, अगर आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदनी है उसके लिए पैसे चाहिए, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है उसके लिए पैसे चाहिए। तो बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अल्टीमेटली आपके पास फ़ंड्स या कैश या फाइनेंस का होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस या फंड्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है बिज़नेस का। इसमें यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है जो मेन या मेजर इस्तेमाल हो सकता है फंड्स का, जिसमें सबसे पहले हमने बात की है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। द फंड्स ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस कैन बी यूज्ड टू एक्वायर द बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, एक्स्ट्रा। यानी सबसे पहले आपके पास कारोबार में अगर सरमाया हो, पैसा हो, तो आप उससे फिक्स्ड एसेट ख़रीद सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके बिज़नेस के पास और ज़्यादा बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स वगैरह आ जाएंगे, जिससे आप और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नंबर 2, पेमेंट्स टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें दी हों उधार पे, तो जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप अपना उधार उन लोगों को वापस कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट फॉर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। आप अपने बिज़नेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की पेमेंट्स कर सकते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो रूटीन बेस्ड बिज़नेस के एक्सपेंडिचर हो रहे हों, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। आपके पास पैसा हो तो आप उससे अपने बिज़नेस की सैलरीज और वेजेस को पे कर सकते हैं। और आखिर में इंसेंटिव्स फॉर डीलर्स, सेल्स एजेंट। आपके जो सेल्स एजेंट होते हैं, आपके जो डीलर्स होते हैं, जो आपकी बिज़नेस की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर आप जितने ज़्यादा सेल्स करेंगे हम उतना ज़्यादा कमीशन आपको देंगे। तो ये कुछ मेजर यूजेस हैं फंड्स के या फाइनेंस के। अब बात ये है कि ये फंड्स या फाइनेंस आखिर आता कहाँ से है, हम कहाँ से कैश
बिजनेस के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन ए बिजनेस। तो जैसे कि आपको इस डायग्राम पे नज़र आ रहा है, एक बिज़नेस के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। उनमें एक हैं इंटरनल सोर्सेज, दूसरे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अगर हम सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्सेज पे बात करें तो इनको भी फर्दर 3 तरह क्लासीफाई हमने किया हुआ है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है। यानी कि अगर आपने बिज़नेस के लिए पैसे लेने हैं और आप एक्सटर्नली यानी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से पैसे लेना चाह रहे हैं तो 3 मुख्तलिफ तरीके हैं उनको लेने के। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आप बिज़नेस के शेयर्स इशू कर सकते हैं। लोग कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और आपको पैसा दे देंगे जिसे आप कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिबेंचर्स भी शेयर्स की तरह ही होते हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट्स देते हैं लोगों को और लोग आपको पैसा देते हैं और आपने एक फ़िक्स्ड पीरियड के बाद उनको इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बैंक लोन आप ले सकते हैं और ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट आप ले सकते हैं। मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो एक्सटर्नल हैं उनमें शामिल है लीजिंग का मतलब है कि आप अपने बिज़नेस के लिए एसेट्स इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं। हायर परचेज़ ये भी तकरीबन लीजिंग से मिलता जुलता ही है जिसमें हम चीज़ें या एसेट्स किस्तों पे ले सकते हैं। और फिर है मीडियम टर्म लोन जिसमें आप लोन्स मीडियम टर्म के लिए ले सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट टर्म की गुंजाइश मौजूद है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड्स आप ले सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से, उसके बाद बैंक लोन के ज़रिए आप ले सकते हैं, क्रेडिटर से ले सकते हैं, डेट फैक्टरिंग के ज़रिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिसमें रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, यानी वो मुनाफे जो पहले से आपके बिज़नेस में मौजूद हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच करके पैसे ले सकते हैं। कट डाउन द स्टॉक लेवल, आप अपने स्टॉक लेवल यानी इन्वेंट्री को बेच के पैसे ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे आप अपने कारोबार के लिए फ़ंड्स या फाइनेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, जो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अभी हम इन ज़राए पे मज़ीद बात करेंगे। हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं विच इज़ द फाइनेंसिंग लाइफ साइकिल। ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे देखें तो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यानी एक बिज़नेस जब शुरू होता है तो उसके पहले कुछ दिनों के अंदर जो पैसा मिल सकता है और जहाँ से मिल सकता है उससे मुतलका जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं वो आगे लिखे हुए हैं। यानी कि जब बिज़नेस सबसे पहले कॉन्सेप्ट की स्टेज पे होता है तो या तो आपको ग्रांट मिल सकती है या कुछ एंजल इन्वेस्टर हम उन्हें कहते हैं जो शुरू के दिनों में आपके बिज़नेस में पैसा लगाते हैं। उसके बाद जब आप स्टार्टअप स्टेज पे पहुंचते हैं तो कुछ सीड फंड्स या सीड कैपिटल आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप बिज़नेस में इन्वेस्ट करती हैं और जब आपका बिज़नेस सक्सेसफुली चलने लगे तो आपके प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू होता है उनका एक ख़ास परसेंटेज उनको मिलता है। उसके बाद जब आप बिज़नेस की ग्रोथ स्टेज पे होते हैं फिर आपको वेंचर कैपिटल या इस तरह की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ बड़े सरमायादार लोग आपके बिज़नेस में पैसा लगाएंगे। और अल्टीमेटली जब आप एक्सपेंशन की स्टेज में होते हैं तो उस वक़्त पब्लिक मार्केट्स यानी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से आप पैसा ले सकते हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग लाइफ साइकिल है ये इसलिए आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि इसके ज़रिए आप ये बात जान सकें कि अगर आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे यानी आप कॉन्सेप्ट की स्टेज पे होंगे तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, आप स्टार्टअप की स्टेज पे हैं तो आप कहाँ से पैसा ले सकते हैं, ग्रोथ की स्टेज में हैं तो कहाँ से पैसा ले सकते हैं, और अल्टीमेटली बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो कहाँ से फंड्स आ सकते हैं। फाइनेंसिंग लाइफ साइकिल के बाद हमने जो ऊपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े इंटरनल और एक्सटर्नल, इन्हीं की ही मज़ीद बहस हमारे इस यूनिट में अब आगे चलेगी। हमने इस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एक और तरीके से अब क्लासीफाई कर दिया है। हमने ये बात की है कि ये जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं चाहे इंटरनल हों या एक्सटर्नल हों, ब्रॉडली इनके 2 कंपोनेंट्स बनते हैं और इन 2 कंपोनेंट्स में से पहला कंपोनेंट होता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू इक्विटी कैपिटल। जैसा कि हमने पहले बात की कि एक बिज़नेस के अंदर जो कैपिटल या सरमाया आता है वो 2 तरह से आ सकता है। जैसे कि नीचे डायग्राम में बताया गया है, बिज़नेस फर्म्स के सोर्सेज ऑफ फंड्स बुनियादी तौर पे 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो इक्विटी कैपिटल होगा या डेट कैपिटल होगा। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा
ये इक्विटी कैपिटल या डेट कैपिटल आप इंटरनली भी रेज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी रेज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल की कुछ टाइप्स होती हैं। इक्विटी कैपिटल से मुराद वो सरमाया होता है जो उस कारोबार का मालिक उस बिजनेस के अंदर लेके आता है। इक्विटी कैपिटल की टाइप्स में सबसे पहले है सिंगल ओनर इक्विटी कैपिटल। जब एक कारोबार का एक ही पर्सन मालिक होता है तो वो खुद जो सरमाया उस कारोबार में लेके आता है उसे कहते हैं सिंगल ओनर इक्विटी कैपिटल। ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर होता है। दूसरा है पार्टनर्स इक्विटी कैपिटल। पार्टनर इक्विटी कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस में आता है जब मुख्तलिफ पार्टनर 2, 3 या 4 लोग मिल के अपना सरमाया लेके आते हैं और एक पार्टनरशिप बिजनेस में लगाते हैं। इसके बाद है शेयर होल्डर्स इक्विटी कैपिटल। ये कंपनी की सूरत में होता है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, जैसा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कुछ लोग होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे होते हैं और कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं कुछ लोगों के पास। प्रेफर्ड शेयर्स जिन लोगों के पास हों उनके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ज़्यादा राइट्स होते हैं। इस तरह कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं और रिडीमेबल शेयर्स होते हैं। ये चारों तरह से एक शेयर होल्डर एक कंपनी के अंदर अपना फंड्स इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को कैसे रेज किया जा सकता है, यानी कैसे इसको हासिल किया जा सकता है, उसके कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका है कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल्स सेविंग्स। इसका मतलब क्या है? द इक्विटी कैपिटल इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप comes from the conversion of individual investors' savings into the equity capital for the business। यानी कि अगर आप अकेले कारोबार कर रहे हैं तो जो आपकी इंडिविजुअल सेविंग्स होंगी उन्हीं को ही आपकी इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि अगर आप पार्टनरशिप की सूरत में काम कर रहे हैं तो उस सूरत में ये होगा द कैपिटल इन ए पार्टनरशिप फर्म इज रेज्ड थ्रू इंक्लूडिंग अदर पार्टनर्स इन द फर्म बाय चेंजिंग द ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें तरीकाकार ये हो सकता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं वो अपना सरमाया कारोबार में लेके आ जाएं। फिर है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में ये होता है कि कुछ वेल्दी इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह एक और तरीका है इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर से मुराद ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट और लोग वो शेयर्स खरीद के अपना सरमाया कंपनी में लगाते हैं। इसी तरह एक और टाइप है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट आईपीओ के उल्ट है। इसमें होता यह है कि कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से मुराद सिर्फ वो लोग होते हैं जो एक ख़ास ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स होता है और आम तौर पर ये बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वेल्दी पर्सनस होते हैं। तो ये हैं हमारे मेथड्स ऑफ रेजिंग इक्विटी कैपिटल। अगर हम अब ज़रा इनका एक कंपैरिजन करें कि इक्विटी कैपिटल का बिजनेस को एडवांटेज क्या हो सकता है और उसके कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज क्या हैं, तो एडवांटेज में सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि इट्स आवर कैपिटल। जारी बात है ये हमारा अपना सरमाया है, हमने कहीं से लोन तो ये नहीं लिया। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि परमानेंट कैपिटल इंक्रीजेज द कंपनीज नेटवर्थ। अल्टीमेटली क्योंकि कारोबार में आपका अपना सरमाया लगा हुआ है तो आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आपको इसका फ़ायदा ये है इट इन्हेंसेस योर क्रेडिबिलिटी। ये आपकी बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी यानी उसका मयार और लोगों का उस पर एतमाद बढ़ा देता है। उसके बाद नो शेड्यूल्ड पेमेंट्स। एक और फ़ायदा आपको ये होता है क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया तो आपने कोई मुकर्ररा वक्त पे किसी को अदायगी नहीं करनी होती। इसी तरह नो पर्सनल लाइबिलिटीज़। अगर आपने इक्विटी कैपिटल लिया है तो आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। उसके बाद एक्सपर्टीज़ ऑफ द इन्वेस्टर्स। मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स ने क्योंकि पैसा लगाया होता है तो कंपनी के मामलात में वो दिलचस्पी लेते हैं। और अब हम अगर बात करें इसके डिसएडवांटेजेस पे तो इक्विटी कैपिटल या इक्विटी फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इट डाइल्यूट्स ओनरशिप। डाइल्यूट करने का मतलब है कि ओनरशिप मुख्तलिफ लोगों में बंट जाती है। ज़ाहिर बात है जब लोग पैसा कंपनी में लगाएंगे और उनके पास शेयर्स होंगे तो कई ज़्यादा लोग कंपनी के मालिक बन जाएंगे। फिर मोर एक्सपेंसिव दैन डेट व्हेन सक्सेसफुल। बाद दफ़ा डेट से इक्विटी कैपिटल महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने भी कारोबार में सरमाया लगाया होता है उन्होंने अगर शेयर्स खरीदे होते हैं तो आपने उनको डिविडेंड पे करना होता है। उसके बाद नो मीन्स ऑफ रिवर्सिंग ट्रांजैक्शन। आप इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है। जब लोगों ने शेयर्स खरीद लिए हों कंपनी के और पैसा कंपनी में लगा दिया हो
तो अब ये नहीं हो सकता कि अगले दिन वो आ जाएं और कहें कि ये अपने शेयर्स आप वापस लें और हमें हमारा पैसा वापस कर दें। लोगों को उस शेयर कैपिटल को या उन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना पड़ेगा और वहीं से उनको पैसे मिल सकते हैं। एक और भी इसमें इशू है, यू गिव अप कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी अल्टीमेटली, क्योंकि आपके बिजनेस में अब और भी हिस्सेदार आ जाते हैं जिन्होंने आपके शेयर्स खरीदे होते हैं, तो आप अपना कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देते हैं। और आखिरी बात, अगर आपका बिजनेस शुरू के स्टेज में है, आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं, यू मे हैव डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग इन्वेस्टर्स। तो ये हैं इक्विटी कैपिटल, उसके एडवांटेजेस और कंपैरेटिवली डिसएडवांटेजेस। अब ये डिपेंड करता है एक बिजनेस पे कि वो कितना इक्विटी कैपिटल रेज करना चाहते हैं और किस तरीके से रेज करना चाहते हैं, वो तरीके जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे डेट कैपिटल पे। जैसे कि हमने बताया कि एक कंपनी का जो कैपिटल है वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो इक्विटी कैपिटल होगा या डेट कैपिटल होगा। अब डेट कैपिटल से मुराद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेट कैपिटल, टाइप्स ऑफ डेट, उसके बाद हम प्रोसेस सीखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स, और आखिर में कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे डेट कैपिटल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेट कैपिटल। डेट कैपिटल क्या है? डेट कैपिटल consists of loans, leasing, advancing and creditors which provide short and long term funds to the business। यानी डेट कैपिटल से मुराद लोन्स होते हैं, लीजिंग है, आपने कहीं से एडवांस लिया हो, या क्रेडिटर से कुछ उधारे पैसे लिए हों, तो इसे हम डेट कैपिटल में काउंट करते हैं। द डेट कैपिटल इज यूज्ड व्हेन द इक्विटी कैपिटल इज डिफिकल्ट टू गेट और हैव ए हाई कॉस्ट टू द बिजनेस। डेट कैपिटल हम उस वक्त लेते हैं जब इक्विटी कैपिटल मिलना मुश्किल हो या उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो बिजनेस के लिए। एक बात यहाँ पे वजाहत करना ज़रूरी है, डेट या लोन बिजनेस के लिए हमेशा ही बुरा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप डेट लेके या लोन लेके अपने बिजनेस को ग्रो करें और आप अपने कंज्यूमर्स की डिमांड को अच्छे तरीके से पूरा करें, जिससे आपको मज़ीद सेल्स रेवेन्यू मिलेगा। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेट की, तो डेट की टाइप्स में दो बड़ी टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। हम शॉर्ट टर्म डेट्स पे अगर बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म डेट्स में जो कवर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द लॉन्गर पेमेंट पीरियड। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमें रॉ मटेरियल या इससे मुतल्लिका कुछ चीज़ें उधार पे देते हैं, जिनको अल्टीमेटली हमने पे ऑफ करना होता है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो बैंक की तरफ से हमें मिलती है, जिसमें हम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। उसके बाद कॉल लोन्स होते हैं। ये कॉल लोन्स बैंक अपने जो वैल्यूड कस्टमर होते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए देता है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड बैंक लोन। ये सिर्फ उस किस्म के क्लाइंट को मिलते हैं जिसको अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, और इसके लिए भी क्लाइंट की फाइनेंशियल पोजीशन का अच्छा होना ज़रूरी है। इसी तरह एक और टाइप है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट एक बैंक एक्सटेंड करता है अपने कस्टमर्स को ताकि वो मुख्तलिफ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगेन लाइन ऑफ क्रेडिट हर तरह के कस्टमर को एक्सटेंड नहीं की जा सकती। फिर हैं फैमिली लोन्स। फैमिली लोन से मुराद वो लोन्स हैं जो आप अपने रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से ऑब्टेन कर सकते हैं। और आखिर में हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल्स हैं, यानी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो और इन्वेस्टर्स जो मार्केट में बैठे हैं उन्हें आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दें तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशू करने वाली कंपनी या कारोबारी इदारा की माली साख अच्छी हो। इसी तरह जैसे हमने शॉर्ट टर्म डेट्स पढ़े, इसी तरह लॉन्ग टर्म डेट्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिसमें एक है लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड बैंक लोन। आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हो 4 साल, 5 साल या 6 साल के लिए, और उसके लिए कुछ फिजिकल एसेट एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रख देते हो। इसी तरह डिबेंचर्स और TFCs हैं। TFC स्टैंड्स फॉर टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। दीज आर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय बिजनेस टू कलेक्ट फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय प्रॉमिसिंग एन अट्रैक्टिव रिटर्न। आप मार्केट में TFCs या डिबेंचर्स इशू करते हो और आप कहते हो कि हम आपको सपोज 6% या 7% इंटरेस्ट रेट पे करेंगे आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, और एक मुकर्रर मुद्दत के बाद आपको आपकी ओरिजिनल अमाउंट भी वापस कर दी जाएगी। इसी तरह बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब ये है दे आर इशूड बाय द बिजनेस ऑन द पैटर्न ऑफ डिबेंचर्स। बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स के पैटर्न पे इशू किए जाते हैं। इसी तरह लीजिंग का कॉन्सेप्ट है।
लीजिंग में भी आपको अगर कोई बिजनेस एसेट चाहिए हो तो आप वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले सकते हो और आपने उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है और उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट भी होता है। इसी तरह सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए इशू किए जाते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को परचेज करने वालों को भी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ओरिजिनल अमाउंट भी वापस की जाती है। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स लॉन्ग टर्म डेट का ही एक टूल होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया जाता है कि आप 3 साल 4 साल या एक मखसूस मुद्दत के लिए पैसे हमें दे दें और उसके बाद वो पैसे उन्हें वापस किए जाते हैं और उनको पीरियडिकली इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन्स। बैंक लोन ऑब्टेन करने का तरीका क्या है। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले फ़ंड्स की डिमांड आप पेश करते हैं। आप उन्हें कहते हैं, आप बैंक के सामने एक रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमें अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इतने फ़ंड्स चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप नई मशीनरी लेना चाहते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि हमें सपोज़ 50 लाख रुपया चाहिए। प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन। बैंक सेकंड स्टेज में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आप किस तरीके से ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और हमारे पास कौन कौन सी लैंडिंग की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मुख्तलिफ बैंक्स का कंपैरिजन्स भी कर सकते हैं। उसके बाद बैंक सिलेक्शन। आप 4 या 5 बैंकों के मुख्तलिफ लोन स्कीम्स का मुताला करने के बाद जिसकी कास्ट आपको कम पड़ रही हो, यानी जिस बैंक पे इंटरेस्ट रेट कम पड़ रहा हो, आप उस बैंक को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको अपनी कंपनी का तारफ़, आपको आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड साथ देने पड़ेंगे और कुछ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी और इसके बाद बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता है। अब अगर हम कंपैरेटिव देखें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट कैपिटल, तो यहाँ पे भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि इट इज़ यूज फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स इन कैश फ्लोज। अगर आपने कलील मुद्दत के अंदर यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड्स चाहिए तो डेट सूटेबल है। दूसरा फ़ायदा यह है कि रिटेन कंपनीज ओनरशिप। दूसरा फ़ायदा यह है कि कंपनी की ओनरशिप आपके पास रहती है। मज़ीद कारोबार में सरमाया भी आ जाता है और जैसे कि हमने पहले देखा, इक्विटी कैपिटल हो तो आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ते हैं जिससे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होती है। यहाँ पे आपकी ओनरशिप का कोई मसला नहीं बनता। उसके बाद द टर्म ऑफ डेट इज़ जनरली लिमिटेड। कर्ज़ा जो होता है मखसूस मुद्दत का होता है जिसके दौरान आपने पे करना होता है। इसी तरह डेट में बी एक्वायर्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लैंडर्स। जैसे कि हमने डेट्स की कई सारी टाइप्स अभी पढ़ी हैं, तो किसी भी एक ज़राए से हम लोन ले सकते हैं जो हमें सस्ता पड़े। और उसके बाद और भी इसके फ़ायदे हैं, जैसे आप दे सकते हैं कास्ट ऑफ कैपिटल बाद दफ़ा लो होती है। लोन पेमेंट्स आर प्रिडिक्टेबल। हमें पता होता है कि हर 6 महीने बाद हमने इतनी पेमेंट करनी है, तो इसके मुताबिक हम अपना रेवेन्यू या कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्लान करते हैं। और अगर हम डिसएडवांटेजेस पे बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि प्रोजेक्ट रिस्की हो तो लोन मिलना मुश्किल होता है, इट कैन बी डिफ़िकल्ट। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लोन लेते वक्त हो सकता है एक बिज़नेस अपने आप पे कैश फ्लो का एडिशनल बर्डन इम्पोज कर ले, यानी हो सकता है वो बिज़नेस इतनी सेल्स जनरेट ना करे जितना ज़्यादा वो लोन ले ले, तो फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स होंगी। इस तरह अगर फंड्स को प्रॉपरली यूज़ ना किया जाए तो लोन को रीपे करने में मसला हो सकता है। इसी तरह जो डिमांड लोन है उसमें ये एक फीचर होता है कि जो लेंडर है वो किसी टाइम भी वापस मांग सकता है। फिर एक और लोन के साथ जो मसला होता है कि हर लोन के लिए आपको पर्सनल गारंटी या कुछ एसेट्स गारंटी के तौर पे रखने पड़ते हैं। और आखिर में लेंडर्स जो हैं वो कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन अटैच करते हैं हर लोन एग्रीमेंट के साथ। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद ये है कि अगर आप बिज़नेस के अंदर फंड्स लेते हैं, चाहे इक्विटी कैपिटल के ज़रिए या चाहे डेट कैपिटल के ज़रिए, आप उसको प्रैक्टिकली मैनेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल प्लान्स डेवलप कैसे किए जाते हैं, फिर हम बात करेंगे बजट्स क्या होते हैं या फाइनेंशियल बजट्स क्या हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर का रोल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंसिंग प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ओवरऑल बिजनेस पॉलिसी की एक स्टार्ट होने से, यानी हम इस बात का तयन करते हैं कि या मैनेजमेंट या ओनर्स इस बात का तयन करती है कि एक बिज़नेस को कितने फ़ंड्स चाहिए और ये फ़ंड्स उसकी कौन कौन सी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं।
अब बिज़नेस की ज़रूरियात में क्या तो हो सकता है, उसमें लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस भी बिज़नेस के देखने होते हैं, बिज़नेस की बाइंग एंड सेलिंग भी देखनी होती है, बिज़नेस की सेल्स भी देखनी होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो ओनर्स और मैनेजमेंट होती है बिज़नेस की, वो इस बात का तयन करती है हमें कितना सरमाया चाहिए, हमें कितनी कास्ट उसके लिए बेयर करनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली हमारे बिज़नेस को क्या वो सूट भी करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए फाइनेंशियल प्लान्स डेवलप किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान्स जो डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं व्हाट इज़ आवर फंड्स रिक्वायरमेंट, हमें कितने पैसे चाहिए। जब एक दफ़ा हम ये तय कर लें कि हमें इतना सरमाया चाहिए अगले 1 साल के लिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करते हैं, यानी क्या हमें ये पैसा डेट की सूरत में मिल सकता है या इक्विटी की सूरत में, और अगर डेट की सूरत में मिल सकता है तो कहाँ से मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है या किसी और ज़राए से। उसके बाद वी इवेल्यूएट दी फाइनेंसिंग ऑप्शन, हम फाइनेंसिंग ऑप्शंस को इवेल्यूएट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम लोन लेंगे तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। उसके बाद वी सिलेक्ट ए फंडिंग ऑप्शन, हम एक फंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस ऑप्शन के नतीजे में हमें कितनी कास्ट बेयर करनी पड़ती है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम फंड्स ऑब्टेन करते हैं, हम उन फंड्स को प्रैक्टिकली जनरेट करते हैं और बिज़नेस के लिए उनको यूज़ करते हैं, और आखिर में हम अपने फाइनेंशियल प्लान को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं या नहीं हुई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग वो एक सारा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी, यानी बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेके अल्टीमेट टू द सेल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, उस तक हम सारे कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज का हिसाब रखते हैं, और साथ साथ ये देखते जाते हैं कि बिज़नेस में कब हमें सरप्लस फंड्स होंगे और कब हमें फंड्स की शॉर्टेज होगी, और उसके मुताबिक हम प्लान करेंगे। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल बजट्स डेवलप किए जाते हैं। बजट क्या होता है? बजट एक एस्टिमेट होता है जिसके ज़रिए हम इस बात का तयन करते हैं कि हमें आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में कितने पैसों की या कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो डायग्राम में दिया गया है, सबसे पहले होता है सेल्स बजट। जब भी कोई बिज़नेस बजटिंग शुरू करता है तो वो आगाज़ करते हैं सेल्स बजट से। इससे उन्हें पता चलता है कि हमारे नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में हमारी कितनी सेल्स हो सकती हैं। जब आप सेल्स को प्लान कर लें तो दूसरी स्टेज पे आपने प्रोडक्शन बजट बनाना होता है। आपको ये बात पता चलती है कि अगर हमने सपोज़ 50,000 यूनिट सेल करने हैं एक प्रोडक्ट के, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन कितनी चाहिए। तो प्रोडक्शन बजट आप बनाते हैं। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको मज़ीद 3 बजट चाहिए होते हैं, जिनमें एक लेबर बजट होता है कि हमें मज़ीद कितनी लेबर रखनी पड़ेगी। उसके बाद रॉ मटेरियल्स का बजट बनाना पड़ता है, और उसके बाद एक्सपेंसेस का बजट बनाना पड़ता है। और ये सारे बजट्स बनाते हुए अल्टीमेटली जो फिगर्स आपके पास आती हैं वो आपको बताते हैं कि आपके पास टोटल एक पीरियड के अंदर कितना कैश आएगा, यानी कैश इनफ्लोज कितने होंगे और अल्टीमेटली कैश आउटफ्लोज कितने होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल बजट्स हैं ये आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली स्टेज होते हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं कि ये बजट मेकिंग का जो प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्लान्स को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, इसकी ज़िम्मेदारी जिस पर्सन के पास होती है उसे हम कहते हैं फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होता है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में? हमने कुछ रोल्स उसके यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रिपेयरिंग बजट्स। ये बजट्स जिसकी हमने अभी बात की, बजट्स को तैयार करना, एस्टिमेट्स को तैयार करना, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। दूसरा काम उसका ये होता है आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जब एक दफ़ा उसने बजट बना लिए, उससे पता चल गया कि हमें नेक्स्ट पीरियड के लिए इतने सरमाए की ज़रूरत है, तो ये उसका काम होता है कि वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आइडेंटिफाई करे। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फंडिंग ऑप्शन, जितने फंडिंग की ऑप्शंस होती हैं, यानी जहाँ से सरमाया हमें मिल सकता है, यानी किसी बैंक से लोन मिल सकता है, कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे मिल सकते हैं, जो भी हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इससे पहले पढ़े, वो उन फंडिंग ऑप्शंस को एनालाइज करता है। उसके बाद मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन, कारोबार के अंदर जो पैसा पड़ा होता है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन वो लेता है। उसके बाद नेगोशिएटिंग विद द लैंडर्स, लैंडर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने उधार लिया होता है, उनके साथ वो नेगोशिएट करता है कि सपोज़ कितना लोन हमें चाहिए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उसके साथ कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। डीलिंग विद द बैंक्स, बैंक्स के साथ डील करता है फाइनेंशियल मैनेजर, आपके मुख्तलिफ बैंकों के साथ जो अकाउंट्स चल रहे होते हैं उनकी सेटलमेंट करता है। फिर कस्टोडियन ऑफ कैश, आपके बिजनेस के अंदर जितना कैश आ रहा होता है और जितना कैश जा रहा होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने उस पर नज़र रखनी होती है। देन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स,
बिज़नेस के जो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, यानी आपको बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाता है फाइनेंस मैनेजर। उसके बाद प्लानिंग अल्टरनेट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अगर बाद दफ़ा आपको जो फंडिंग के ऑप्शंस हैं जिनको हमने पहले पढ़ा, वो अगर आपके पास अवेलेबल ना हों तो वो अल्टरनेट ऑप्शंस को भी जनरेट करता है। और आखिर में डीलिंग विद द गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे टैक्स का डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ ये डील करता है। तो आज के यूनिट नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है, बिज़नेस फाइनेंस के सोर्सेज कौन से हैं, यानी डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। और उसके बाद अगर हमने कैपिटल ले लिया तो इस फाइनेंशियल सिस्टम को या इन फंड्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे करना है। तो इसके साथ ही हमारे यूनिट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट यूनिट में हम बिज़नेस ऑपरेशंस के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अल्लाह निगहबान।